everyone, I am Nikita Sankla, educator at the Backbenchers Academy. Welcome you in another session of science. Today we are going to study our next chapter, that is chapter 4 about disaster management. Now last chapter में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया था. उसमें हमने देखा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था. नाउ लेट्स सी कि इस चैप्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे चैप्टर का नाम है उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. नाउ अलग अलग टाइप्स के डिज़ास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन एक्सेट्रा. अब इस स्लाइड में हमको इमेज अर्थक्वेक आया था किलारी विलेज का इमेज आया था इसमें, और किलारी विलेज के अर्थक्वेक का इसके इफ़ेक्ट्स वहाँ पे बहुत डेंजरस होते हैं. किलारी विलेज का है, इट इज़ इन लातूर डिस्ट्रिक्ट. ये अर्थक्वेक वहाँ पे कब आया था? इन 1993, जिसके इफ़ेक्ट्स जो है देखे गए थे. बहुत सारे लोग इस अर्थक्वेक के वजह से कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी. नाउ एज अ आइडिया कि अर्थक्वेक क्या होता है, यहाँ पे हम अपन ने क्या देखा, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक या किलारी, उसकी इमेज यहाँ पे हमने देखी कि अर्थक्वेक के डिज़ास्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए. नाउ मुंबई में हर साल बहुत हेवी रेन्स होते हैं, राइट. सबको पता है कि मुंबई में बहुत हेवी रेनफॉल होता है. बट जो जुलाई 2005 में रेनफॉल हुआ था मुंबई में, उसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था. बिकॉज ऑफ जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ था ना, फ्लड्स आ गए थे. फ्लड्स की वजह से जो क्या है, बहुत सारे लोगों का लाइफ का हमको डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिला था उधर. देन फ्लड हम बोलते हैं तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा था, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया था. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी इस फ्लड के वजह से. मुंबई फ्लड्स जो जुलाई 2005 में आए थे. नाउ नेक्स्ट इसमें यहाँ पे जो है ये मालिन विलेज का इमेज है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें मालिन विलेज लेफ्ट हैंड में डिटेल सेम है आपको, और राइट हैंड में जो इमेज है मालिन विलेज की, ये भी एक एग्जांपल दिया गया है आपको. वहाँ पे जो फ्लड आया था, अर्थक्वेक जिसको हम बोल सकते, अर्थक्वेक दिख रहा है हमको यहाँ पे. अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे ये आया था, नुकसान हुआ था, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होता है यहाँ पे इस इमेज में हमको देखने को मिल रहा है. नाउ डिज़ास्टर क्या होता है? व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर? एकदम सडनली कुछ ऐसा हो जाना जिसके वजह से आपके प्रॉपर्टी को, आपके डेली रूटीन को, सोसाइटी को बहुत डैमेज पहुंचता है. नेचुरल कैलामिटी जिसको हम बोलते हैं वो आ जाती है, डिज़ास्टर उसको हम बोलते हैं. तब सोशल एस्पेक्ट को भी हार्म करता है, इन सारी चीज़ों को हार्म करता है. सडन इवेंट हो जाना जिसकी वजह से हमको लाइफ का डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, हमारे नेशन को नुकसान पहुँचता है, सोसाइटी को नुकसान पहुँचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर. नाउ अब हम देखते हैं कि डिज़ास्टर्स कितने टाइप के होते हैं. डिज़ास्टर जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है मैन मेड डिज़ास्टर्स और दूसरा है नेचुरल डिज़ास्टर्स. नाउ अर्थक्वेक्स. अब हमने स्टार्टिंग में इमेज तो देख लिया, मालिन विलेज, किलारी विलेज, इनका कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, मुंबई में फ्लड आया था. बट ये होते क्या है अर्थक्वेक, फ्लड, इनको हम क्या बोलते हैं ना. यहाँ पे इस साइड में हम अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब हम अर्थक्वेक, सडन शेकिंग जो अर्थ के सरफेस में होती है जब अर्थ का लिथोस्फीयर एक एनर्जी रिलीज करता है. लिथोस्फीयर हमने स्टडी किया था इन फर्स्ट चैप्टर, राइट. लैंड, वाटर, एयर, जो हमारे लिविंग थिंग्स का जो चैप्टर था. लिथोस्फीयर जो लैंड पे रहता है, उसमें जब एक सडन शेकिंग होता है ना, उसके वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है. अर्थ जो है हम देखते हैं अर्थक्वेक के बाद है ना, क्रैक्स आ जाते हैं रोड पे, राइट. जो तो फिर ये सडन शेकिंग जो अर्थ के सरफेस पे होती है, जब अर्थ का लिथोस्फीयर की एनर्जी रिलीज होती है. और लिथोस्फीयर मतलब क्या? ग्राउंड सरफेस, जैसे मैंने अभी बताया. उसको हम क्या, इसको फिर हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक. जो सडन एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू शेकिंग ऑफ अर्थ, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. अब इन वाइब्रेशंस भी होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, इसके वजह से उसको भी हम अर्थक्वेक बोलते हैं. तो ओवरऑल अर्थक्वेक किसको बोलेंगे हम? जो भी हमारे सडन शेकिंग अर्थ के सरफेस पे जो होती है, लिथोस्फीयर पे एक सडन एनर्जी रिलीज होती है, और उसके वजह से जो वाइब्रेशन अर्थ के क्रस्ट में क्रिएट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक. बट अर्थक्वेक जो आता है ना, उसके लिए समटाइम्स मैनमेड एक्टिविटीज़ भी एक हिस्सा ले लेते हैं, कि मैनमेड कुछ ऐसी चीज़ें करी मैन ने जिसके वजह से वो अर्थक्वेक आया. उसके वजह से मैनमेड एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल है, लाइक माइनिंग हो गया, बहुत बड़े बड़े डैम्स बना देना कहीं पे, उसके वजह से भी अर्थक्वेक आने की चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे. ओके. अब हमने ये तो समझ लिया
कि अर्थक्वेक मतलब क्या, अर्थक्वेक कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, क्या आता है। हम अब ये समझते हैं कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। अब अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग्स को डैमेज होगा, राइट। बिल्डिंग्स पूरी गिर जाती है, बिल्डिंग्स को बहुत डैमेज पहुंचता है, रोड्स पे क्रैक आते हैं, फिर ऐसे ब्रिजेस है, रोड्स है, एक्सेट्रा, इन पे सारी चीज़ों को बहुत नुकसान होता है, डैमेज होता है, राइट। लोगों की लाइफ चले जाती है कितनी सारी। अर्थक्वेक की वजह से इफेक्ट ऐसा भी होता है कि रिवर जो है, वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। रिवर से जो वाटर फ्लो होने का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, अर्थक्वेक आता है तब। ये सारे इफेक्ट्स है जब अर्थक्वेक आता है। और फिर अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, जैसे मैंने बोला आपको, प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है लोगों के, राइट। नाउ अब हमने अर्थक्वेक क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या है ये सब तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि फ्लड्स के बारे में, देखते हैं फ्लड्स क्या होता है। कभी ऐसा होता है कि रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कभी कम होता है। हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता है इंडिया में ऐसा सिचुएशन है कि रेनफॉल का स्टेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। या इंडिया में क्या है एक्चुअली, आई कैन से कि कहीं पे भी ऐसा रेनफॉल की स्टेबिलिटी नहीं होती है कि कौन सी जगह पे रेनफॉल ज़्यादा गिरेगा, कम गिरेगा। बट जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, हेवी रेनफॉल हो जाता है, जब आता है फ्लड्स। तो फ्लड्स किसको बोलते हैं? जब हेवी रेनफॉल की वजह से रिवर्स वगैरह ये सारे जो है जब ओवरफ्लो होने लगते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लड्स। ये बिग सिटीज़ जैसे मुंबई में हमने देखा कि फ्लड आया था जुलाई 2005 में, तो किसकी वजह से आया था? हैवी रेनफॉल। फिर जो फ्लड आता है उसके साथ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाती है, फिर वाटर फ्लो होने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ज़्यादातर बिग सिटीज़ में, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको शॉर्ट पड़ता है फिर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है, तो पानी फ्लो नहीं हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है आगे, वाटर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है। अब फ्लड्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, फ्लड्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब फ्लड्स के जैसे हमने अर्थक्वेक के इफेक्ट स्टडी किए थे, अब हम फ्लड्स के इफेक्ट स्टडी करेंगे। फ्लड्स की वजह से क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल एक पर्टिकुलर लैंड से हट जाना, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब मतलब सॉइल की जो लेयर्स होती है ना उसका डिस्प्लेसमेंट होना, जैसे मैंने बताया सॉइल इरोजन मतलब क्या, सॉइल की जो लेयर्स है ना बनी हुई होती है अपने लैंड पर, उसका डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब वहाँ से हट जाना। ज़्यादा रेनफॉल की वजह से सॉइल डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज सॉइल इरोजन होता है। फ्लड की वजह से कुछ लोगों को वाटर बॉर्न डिसीजेज भी हो जाते हैं। फ्लड में पानी में वो ज़्यादा लोग जाते हैं, फ्लड के पानी में अगर कोई घूमता है, गाड़ी चलाता है, दैट इज़ नॉट गुड। उस वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकते हैं आपको, या फिर और कोई अलग अलग डिसीजेज अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है उसकी वजह से डिसीजेज। नाउ अभी अर्थक्वेक देख लिया हमने, फ्लड देख लिया, उन दोनों के इफेक्ट्स भी देख लिए। अब हम इस स्लाइड में स्टडी करेंगे कि स्टॉर्म मतलब क्या। स्टॉर्म मतलब क्या? सिंपल एंड स्टॉर्म हम किसको बोलते हैं? तूफान, आंधी, राइट। तूफान आ गया, आंधी आ गया, हम बोलते हैं ना, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये क्यों, वाई स्टॉर्म्स? जब हाई या लो एयर प्रेशर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हाई या लो एयर प्रेशर बेल्ट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से वेदर में चेंजेस होते हैं। हाई लो एयर प्रेशर में मतलब क्या, कहीं पे हवा बहुत तेज़ होने लगती है, कहीं पे हवा का प्रेशर हम बोलते हैं ना, जैसे अब बहुत हीली एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता है, हमको जल्दी से ऑक्सीजन आता नहीं है वहाँ पे। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे स्टॉर्म्स के केस में कैसा होता है, हाई लो एयर प्रेशर बेल्ट डिफर करता है जब, और उसकी वजह से जो वेदर में चेंजेस आते हैं ना उसको हम क्या बोल देंगे? स्टॉर्म्स, दैट इज़ तूफान। जैसा इमेज में यहाँ पे देख रहे हो, तूफान की वजह से वो झाड़ जो है जो स्टेबल खड़ा रहता है वो कैसा हिल जाता है पूरा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, या फिर हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, हाई या लो एयर प्रेशर बेल्ट का ये सारा असर होता है। देन अभी हमने फ्लड्स देख लिया, अर्थक्वेक देख लिया, अभी स्टॉर्म्स के बारे में भी देख लिया। स्टॉर्म्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जब स्टॉर्म आएगा तो क्या क्या इफेक्ट्स वो छोड़ के जा सकता है अपने पीछे, वो हम देखेंगे। जिस किसी भी रीजन या एरिया में स्टॉर्म आएगा ना वो लोगों को प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। प्रॉपर्टी का नुकसान तो देखो हमने हर डिज़ास्टर में देखा कि प्रॉपर्टी का नुकसान इज़ कन्फर्म। फ्लड आया तो भी आपको अब घरों पे अपने नुकसान होता है, ठीक है। अर्थक्वेक आया फिर भी घरों पे नुकसान होता है, स्टॉर्म आया फिर भी आपके प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान है। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना, स्टॉर्म के टाइम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर वो पास करेंगे और कोई वाटर में रहा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ना कट ही कर देता है स्टॉर्म में, दे कैन नॉट कीप इट, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है, इलेक्ट्रिक पोल कहीं पे गिर गया या कुछ और हो गया तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, राइट।
उसके वजह से है स्टॉर्म की इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमेशा डिस्कनेक्ट होता है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है सबसे फर्स्ट थिंग। एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, स्टॉर्म की हवा बहुत तेज़ होती है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कब तक रहेगी, क्या रहेगी, तो उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक तो बंद होती है या फिर बहुत धीमी हो जाती है, बहुत स्लो चलती है वो। और कम्युनिकेशन, अभी जो है हवा बहुत तेज़ है, नेटवर्क टावर्स यू कैन नॉट गारंटी कि कनेक्शंस या अपना जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में हमको हेल्प करेंगे। तो कम्युनिकेशन भी जो है ये स्टॉर्म की वजह से बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हमने स्टॉर्म की वजह से जो होते हैं वो हमने देखे। नाउ फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर के बारे में स्टडी करते हैं। अभी यू मस्ट बी नोइंग कि फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं आपको पता होगा कि प्लेंटी ऑफ ट्रीज यहाँ पे प्लांटेड होते हैं, एंड वहाँ पे जनरली ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं वो एरिया में, सिर्फ एनिमल्स रहते हैं। जैसे आप उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट में जब आग लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज, फॉरेस्ट फायर। तो समझ में आ गया ना फॉरेस्ट फायर किसको बोलते हैं, राइट। फॉरेस्ट फायर, जब फॉरेस्ट में आग लगेगी उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट फायर। अभी अनकंट्रोल फायर होता है वो ग्रास लैंड, छोटे से ग्रास लैंड, उसकी वजह से भी लग सकता है। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी लग सकता है, या फिर मैन मेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके। फॉरेस्ट फायर जो है फिर ट्रिमेंडस, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट फायर का, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। अभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था, राइट, या वो भी कितना बड़ा था फॉरेस्ट फायर का डिज़ास्टर। वो एक एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, हमने सारे अपने जो डिज़ास्टर्स हैं उनके इफेक्ट स्टडी किया। फॉरेस्ट फायर के भी हम इफेक्ट स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली फायर है तो नेचुरल वेल जो है उसका नुकसान तो हमको बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें डेथ के शिकार हो जाते हैं, वी कैन से डेथ के रोड पे चले जाते हैं, या बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है फॉरेस्ट फायर की वजह से, क्योंकि एनिमल्स ही रहते हैं फॉरेस्ट में जनरली, ह्यूमन बींग्स रहते नहीं है। बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ह्यूमन बींग्स को इसका नुकसान नहीं है, ह्यूमन बींग्स को भी इसका बहुत नुकसान है। एनवायरनमेंट को नुकसान है, देन जो हमारी नेचुरल वेल्थ है उसको नुकसान है। फिर फॉरेस्ट फायर, आग लगी है तो एयर पोल्यूशन ऑब्वियस है, एयर पोल्यूशन का भी हमको एक बहुत बड़ा डर हो जाता है फिर कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एयर हमको ब्रीदिंग के लिए अच्छी नहीं होती, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मेजर, बहुत ज़्यादा मेजर है तो हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा मेजर था वो फॉरेस्ट फायर, राइट। नाउ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी हमने डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, किस डिज़ास्टर को क्या बोलते हैं, फ्लड को क्या बोलते हैं, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक क्या बोलते हैं, फिर उनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारा तो हमने देख लिया। अब उन सारे डिज़ास्टर्स को मैनेज कैसे करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ दैट अबाउट दैट कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज़ हम ये स्लाइड में स्टडी करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी किया डिज़ास्टर के बारे में, उसको मैनेज करना। उसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है, प्रिवेंटिव मेजर्स बताती है आपको कि उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्लान्स बना के रखते हैं कि डिज़ास्टर अगर ऐसा कुछ हो जाता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग होती है, राइट। वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या कि हम सुनते हैं ना कि आज बारिश की संभावना है, आज बहुत धूप रहेगी, बहुत तेज़ आज धूप रहेगी, क्लाइमेट बहुत हॉट रहेगा, बहुत ह्यूमिड रहेगा, बहुत कोल्ड रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेदर फोरकास्टिंग। तो वो जब हम करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, दे टेक सर्टेन मेजर्स टू प्रिवेंट सराउंडिंग फ्रॉम दैट डिज़ास्टर। जो हमारे सराउंडिंग है उसको डिज़ास्टर से प्रिवेंट करने के लिए कुछ वो फंड्स रेज करके रखेंगे उसके लिए, या फिर कुछ प्लान्स बना के रखेंगी, या फिर ऑलरेडी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स वो कुछ ना कुछ तो लेके रखेंगी टू मेक पीपल अवेयर कि वो डिज़ास्टर हो सकता है, तो आप अपने अलर्ट रहिए। या फिर ऐसा जनरल अभी जैसे ही आया था निसर्ग साइक्लोन, उसके पहले भी कितना अलर्ट आया था, राइट, कि ये साइक्लोन आने वाला है, ये है, तो हमने सारी प्रिकॉशंस ली थी। वैसे ही सब हमको अलर्ट मिलता है कि ये हो सकता है, वो अर्थक्वेक, अभी अर्थक्वेक भी कितने सारे आए, राइट, ऐसा सब। तो मैनेज करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, सब सारी चीज़ें की जाती है ताकि वो जो आ रहा है डिज़ास्टर हो रहा है उससे नुकसान भी कम हो और हमारे कुछ किसी चीज़ को थ्रेट भी ना पहुँचे, देन लोग डरे भी ना, और उस चीज़ को हम प्रॉपरली ओवरकम कर सकें। उसके लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट ये सारी चीज़ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे स्टडी करेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रेमेडियल और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये तो बता दिया कि ये कुछ फंड्स रेज कर सकते हैं, मैंने एक दो मेजर्स सबको बता दिए, बट हमारे पास कुछ और भी ऐसे मेजर्स हैं जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेमेडियल और प्रिवेंटिव मेजर्स। नाउ सबसे फर्स्ट जो है
कि हमेशा अभी लाइट अगर सपोज़ नहीं रही तो वो हम टीवी नहीं देखेंगे, टीवी हम देखेंगे नहीं, लाइट नहीं रही तो, बट कीप वॉचिंग टीवी। टीवी से हमको क्या मिलता है, लेटेस्ट न्यूज़ मिलता है कि कैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अभी नेशन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या डिज़ास्टर हो सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है, वो सब हमको नॉलेज टीवी से मिलता है। ऑलवेज यूज़ टीवी फॉर द वाइज थिंग्स, नॉट फॉर जस्ट वॉचिंग टीवी, ओके। और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन ये सारे हमको सुनने चाहिए जो भी आते हैं। देन अगर आप स्टॉर्म आ गया, जैसे हमने स्टॉर्म में स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई चले जाता है, तो हमको हमेशा रेडियोज़ बैटरी ऑपरेटर रेडियोज़ ऐसे टाइम पे, और मोबाइल फ़ोन्स भी हमको वाइसली यूज़ करना चाहिए, नॉट फॉर जस्ट प्लेइंग गेम्स या कुछ वीडियोज़ देखने के लिए। ऑलवेज यूज़ देम वाइसली फॉर वाइज थिंग्स। इस चीज़ों के लिए हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं। देन वार्निंग्स जो भी हमको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है उसको हमने क्लियरली सुननी चाहिए और वो फॉलो करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर लिसनिंग देम बट टू फॉलो देम, हमको वो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। देन 4th नंबर पे हमारे पास एक ये वेबसाइट है, एक यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी गई है www.imd.gov.in। ये वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स रहते हैं हर चीज़ के। देन लैंडस्लाइड्स, स्लोपी एरियाज जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे क्लाउड बर्ड से हेवी रेन्स का बहुत चांसेस होता है। तो जब हेवी रेन्स होते हैं तो ऑलवेज जो हिल का नीचे का हिस्सा है, फुट ऑफ द हिल, वहाँ पे आप शेल्टर लो, ना कि हिल टॉप्स पे, क्योंकि लैंड स्लाइड है, स्लाइडी लाइन है, तो ऊपर से गिरने के चांसेस आर मोर, और हेवी रेन्स और वो जो क्लाउड बर्स्ट है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा फुट ऑफ द हिल का शेल्टर लीजिए, ओके। देन फ्लड्स के टाइम पे क्या करना चाहिए, एक ही घर में या फिर रिवर के आसपास हमको नहीं रहना चाहिए, हमेशा कीप चेंजिंग योर प्लेस। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हाउस कैसे चेंज कर सकते हैं, बट फ्लड आ गया तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपना शेल्टर चेंज करते हैं। तो एट दैट टाइम हमको कॉशियस रहना चाहिए कि हमको किस टाइम पे शेल्टर चेंज करना चाहिए, या फिर कितना मेजर है कितना माइनर फ्लड है, हमको क्या लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट जो ऊपर रहते हैं वो सारे अपने को अपडेट्स देते रहते हैं कि आपको कितना और तेज़ तूफान सहन करना पड़ेगा, और फिर अभी सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से हमको ये सारे मेजर जो है लेने चाहिए। सेफ़ प्लेस में हमेशा शेल्टर सीख कीजिए, ऐसा टाइम पे सेफ़ प्लेसेस पे मूव कर लीजिए ऑलरेडी। फिर वाटर करंट्स जैसे मैंने बताया कि हो सकता है, और व्हीकल्स ऐसे टाइम पे बिल्कुल ड्राइव नहीं करने चाहिए वाटर्स में, फ्लड्स के टाइम पे वाटर करंट्स हो सकता है, उससे हमको दूर रहना चाहिए। अभी अर्थक्वेक के टाइम क्या करना चाहिए, रोड्स जो है स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला रोड्स में क्रैक आ जाती है, ग्राउंड क्रैक हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है वो उखड़ जाते हैं, अपपुट मतलब क्या, उखड़ जाते हैं। देन वन प्लेस टू अनदर मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट रोड अगर आगे का सेफ है तो वही देख के आपको अर्थक्वेक के टाइम पे वन प्लेस टू अनदर मूव करना चाहिए। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रिलीफ कैंप्स में भी शेल्टर ले सकते हो, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, देन फूड पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो प्रोवाइड करते हैं, सारी आपको मिलती है। तो बेटर टू यू मूव टू अ रिलीफ कैंप। देन फायर से प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर पब्लिक प्लेसेस में यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में हम बहुत सारी जगह देखते हैं, शॉप्स में भी रखा हुआ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर अगर इन केस हो जाता है तो उससे प्रिवेंट होने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ इम्पॉर्टेंट। देन फर्स्ट एड, अभी हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हमको छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो हर टाइम हम फर्स्ट एड लेने के लिए या फिर कुछ करने के लिए जा तो नहीं सकते, तो ऐसे टाइम पे हम खुद के प्रिकॉशन या फिर उस पर्सन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अलर्ट रह के, ये हमको यहाँ सीखने को मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स डॉक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले हमको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए उस चीज़ के लिए, हम यहाँ पे फर्स्ट एड के थ्रू स्टडी करेंगे। फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए, डिजास्टर्स को कैसे फेस करना है, एक्सीडेंट्स को कैसे फेस करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। अभी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अभी कभी सपोज़ आपको चोट लग जाती है, साइकिल से गिर जाते हो, राइट, या भागते भागते कहीं पे खेलते खेलते गिर गए, क्रिकेट खेलते खेलते गिर गए, कुछ करते करते गिर गए, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने क्या करना चाहिए, जो भी है सामने वाला, अगर आपको हो रहा है तो आप किसी को बोल भी सकते हो कि मुझे ये कर दो, या फिर अगर आप देख रहे हो कि किसी को ये चीज़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको बिठा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि कंफर्टेबली लाई डाउन हो जा, एंड देन ब्रीडिंग पार्ट जो है वो अबव द हार्ट लेवल करना, उसका ऊपर करना, जैसे यहाँ पे चेयर के ऊपर रखा है, देखो, सॉरी जैसे यहाँ पे चेयर के ऊपर रखा है
एंड देन उस पार्ट को आप आइसिंग कर सकते हो, वाटर से क्लीन कर सकते हो। आइसिंग इन द सेंस वाटर से क्लीन करना है, आई एम सॉरी, आइसिंग नहीं, वाटर से क्लीन करना है, क्लीन इट विद द वाटर। अब वो हार्ट लेवल उसको लाई डाउन करा। देन माइनर बर्न कभी लग जाता है फायर का टाइम पे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में माइनर बर्न है, राइट हैंड साइड में सीरियस बर्न्स है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अभी इंजर्ड पार्ट जो है सबसे पहले उसको वाटर से वॉश करना है और कंटिन्यूसली या फिर वो एरिया को वाटर के अंडर रखना है जब तक कि पूरा हीट ये ना हो। देन उस विक्टिम जिसको भी आग लगी है उसको वाटर देना है पीने के लिए, पानी, शांत करना है उसको। देन कॉटन स्वैब लेके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है उसको, एंड देन वो वाउंड को क्लीन करना है और वो ड्राई ड्रेसिंग से वो वाउंड को कवर करना है। ये माइनर बर्न्स के लिए, नॉट फॉर सीरियस, ओके। अभी सीरियस बर्न्स के लिए आपको क्या करना है, एक तो उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम हिम डाउन, काम द पर्सन डाउन, जो भी उससे अफेक्टेड है जो सबसे पहले काम डाउन करो, उसको इमोशनल सपोर्ट दो। देन स्टेरिलाइज क्लोथ से ही हमेशा वो वाउंड को कवर करो, ओके। देन उसकी जो ज्वेलरी है, शूज़ है, एक्सेट्रा, उसने जो भी ये किया है, पहना है, रिमूव इफ़ ईजिली पॉसिबल है तो वो चीज़ें जहाँ पे वो आग लगी है सबसे पहले वो रिमूव करो। और जो टच जहाँ पे वो बर्न हुआ है उस स्किन को टच मत करो, ओके। देन ऑयली कोई भी चीज़ पे अप्लाई मत करो, डोंट यूज़ ऑयली थिंग्स ऑन दैट। और बर्न स्किन पे अगर वो क्लोथ, आपका कपड़ा या फिर एनीथिंग स्टक हो गया है तो उसको निकालना नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको पानी दीजिए पीने के लिए, पर या चाय, कॉफ़ी या फिर अदर ड्रिंक्स या कुछ भी है वो नहीं देना है, ओनली एंड ओनली वाटर, और फिर मेडिकल एड उसको देना है डॉक्टर का। देन सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक मीन्स व्हाट, चक्कर। समटाइम्स हम देखते हैं ना धूप में से एकदम आने का तो हमको सब अंधा अंधा दिखता है, हमको एकदम सब ब्लैक ब्लैक दिखता है, या फिर चक्कर आते हैं कभी कभी। तो ऐसा टाइम पे वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है धूप में ज़्यादा देर खड़ा रहने की वजह से, जाने की वजह से ना लॉट ऑफ वाटर उसमें से लूज़ हो जाता है, मिनरल्स नहीं होते, इसके वजह से सनस्ट्रोक आता है। अभी नॉर्मल भी हो सकता है ये, बट अगर किसी को ज़्यादा ही हो रहा है, सीवियर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कूल प्लेस में वो पेशेंट को ले जा सकते हैं और शेड में उसको बैठा सकते हैं, कूल प्लेस में, शेड में, और कोल्ड वाटर से उसकी होल बॉडी को है स्पंजिंग करना है। स्पंजिंग इन द सेंस नॉर्मल ड्राई कोल्ड वाटर लेके उसकी बॉडी को स्पंज करना है। देन कोल्ड सोप वाटर ऑन द नेक, देन जो है एक कपड़े को आपको ठंडे पानी में सोक करना है और वो नेक पे रखना है उसके, ओके। देन पेंटी ऑफ उसको, आपकी जैसे आपने स्टडी किया कि वो बॉडी में लॉट ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर की वजह से होता है एंड मिनरल्स की वजह से होता है, तो उसको सबसे पहले क्या देना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को देना और लिक्विड देना है, जैसे शरबत होते हैं वो आपको उसको पीने को देना है। और अगर पेशेंट को ऐसा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो उसको लेटने को बोलिए ऑन एब्डोमेन के ऊपर, हेड और एक साइड सर करके एब्डोमेन के ऊपर उसको लेटने को बोलिए। और फिर अगर है और भी कुछ अगर उसको है तो मेडिकल हेल्प लीजिए या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कर सकते हो। ये सारे मेजर्स आप कब ले सकते हो, सनस्ट्रोक के साइड में। तो आपको कितना अलर्ट रहना होता है, ओके, कि आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या रेमेडियल मेजर्स यूज़ कर सकते हो या फिर कर सकते हो। देन स्नेक बाइट, अभी देर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, ठीक है, 2000 टाइप के हमारे पास स्नेक्स है, पर कोबरास, क्रेड्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स जो है वही, ये सिर्फ ऐसे ही कुछ प्रकार है जो पॉइजनस होते हैं, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है। अभी साइकोलॉजिकल शॉक जो है इसके वजह से लगता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है कि मुझे सांप ने काट लिया, पर हर सांप ज़रूरी नहीं कि पॉइजनस हो, दूसरे सांप भी रहते हैं, तो साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रॉन्ग रखना है पेशेंट को, ओके। तो हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, सर्पम मित्र को कॉल कर सकते हैं और सांप को मारने के बजाय उनको बुला सकते हैं। अब इस पर रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो वाटर वाउंड जो हुआ है उसको, जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है उसको वाटर से वॉश कीजिए, और जैसे कि मैंने बोला इमोशनल सपोर्ट कीजिए उसको। देन वाउंड पे जो है टाइटली एक क्लॉथ अटैच कीजिए एंड गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। स्नेक बाइट तो आप घर पे क्योर नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू टेक द मेडिकल हेल्प कंपल्सरी। नाउ डॉग बाइट, हमने सारे बाकी के तो देख लिया, अब डॉग बाइट का क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प नेसेसरी। तो कभी भी आपका कुत्ता काट लिया तो आप घर पे तो कुछ करोगे नहीं, तो इन्फेक्शन उसके ब्लड के थ्रू होने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले फर्स्ट एड करवाना
मेडिकल हेल्प लेना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है डॉग बाइट के लिए? पोटेशियम परमांगनेट या अदर एंटीसेप्टिक जो भी है उससे आप वो वाउंड को वॉश कर सकते हैं उस सॉल्यूशन से, या और कवर फिर वाउंड को क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ से कवर करना है। डॉक्टर्स की हेल्प इमीडिएट लीजिए। रैबिस का इंजेक्शन का इंजेक्शन देना एंड देन रैबिस का एंटी वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। एंटी रैबिस वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा पूरा चैप्टर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द सेशन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।